हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ जो यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं वो उसको भी हम लास्ट में वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फार्मूला जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उनको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमने बात की थी वर्क की, है ना। वर्क मतलब कार्य, उसका आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन। ये आपका पहला फॉर्मूला था, ठीक है। ओके, दूसरा देखो, यहाँ पे अगर आपको कोई बोले कि बल क्या होगा, तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि बल जो होता है वो द्रव्यमान इनटू त्वरण, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन होता है आपका कौन? फोर्स, बल। तो ये भी फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है इसकी जूल, ओके। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसके बल की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से, ओके। उसके बाद हम बात करें, फॉर्मूले को आगे बढ़ाए तो हमारे पास एक आया था काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी की बारे में बात की थी हमने, जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम मास द्रव्यमान है, वी वेलोसिटी वेग है। उसके बाद हमने बात की थी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसका हमने फॉर्मूला क्या देखा था? एम जी एच के बराबर, जहाँ पे एम मास है, द्रव्यमान होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या है? ऊंचाई। तो ये हमने थोड़ी बहुत बातें की थी अभी तक इस चैप्टर में, और इससे रिलेटेड ही हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, आपके बुक के एग्जांपल ही ले लेता हूँ मैं। देखो, एग्जांपल 11.2 बुक का क्या है? ए पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। एक कुल्ली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन करो। तो देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में, कि एक आदमी है, ठीक है। तो ये कोई लगेज है, अब वो लगेज को क्या कर रहा है? उठा के अपने सर पे रख रहा है, ठीक है। यहाँ पे रख रहा है वो। तो यहाँ पे बोल रहा है ऐसा करने में टोटल जो वर्क किया गया है इसके द्वारा, उसको क्या करना है? कैलकुलेट। तो देखो कैसे करेंगे हम। तो हमको पता है कि यहाँ पे गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये बताओ, देखो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। एक तो आपको बोला है लगेज का टोटल मास, द्रव्यमान दे रखा है, देखो 15 kg, ठीक है। तो m की वैल्यू तो हो गई 15 kg। उसके बाद वो कितना ऊपर उठा रहा है इसको, यहाँ से यहाँ तक, तो वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। उसने कितना यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया है, हाइट हो जाएगी वो कितना है? 1.5 मीटर। तो बोला है कि बताओ फिर वर्क फाइंड करो हमको, वर्क। तो देखो, हमें पता है कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन होता है। क्लियर है भाई? और जब बात करें ग्रेविटेशन के अपोजिट, हम अगर कोई ऊपर उठाते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं, तो जो बल होता है यहाँ पे, ये जो बल लगेगा यहाँ पे, वो mg के बराबर होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो इसका मतलब यहाँ पे W हो जाएगा mg इंटू s या h। भाई कितनी हाइट s और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होता है? इक्वल। तो आपका वर्क आ गया। m देखो कितना दे रखा है? 15। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इन्होंने मेंशन किया है क्या कि g की वैल्यू कितनी लेनी है? देखो, g की वैल्यू इन्होंने मेंशन नहीं किया, आपकी मर्जी है 9.8 लो चाहे 10 लो। तो मैं 10 ले लेता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
एस मतलब कितना ऊपर उठाया है 1.5 मीटर। अब आप इसको जब पॉइंट हटा के 0 लगाओगे, ये कट गया, 15 × 15 होता है 225। अब ये वर्क आया है तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11.3। An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान दे रखा है 15 kg के बराबर, मास, द्रव्यमान मतलब मास, और हमको ये भी दे रखा है कि वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब वेग दे रखा है, वेलोसिटी मतलब वेग हिंदी में, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। हमको बोला है काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा निकालनी है हमको। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। तो क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है, फॉर्मूला याद है ना सबको, 12 mv²। तो 12 m देखो ऊपर दे रखा है आपको 15, v दे रखा है 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 8। तो ये आपका 120 के बराबर आ गया। क्या निकाल दिया हमने, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकाली है तो इसकी यूनिट भी जूल ही होती है भाई, एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो इस तरीके से आंसर आ गया आपका। तो ये कुछ एग्जाम्पल 11.3 भी इस तरीके से करेंगे हम। अब देखो एग्जाम्पल 11.4 की बात करें। What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km/h to 60 km/h if the mass of the car is 1500 kg? यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसे उसके वेग को इतना से इतना 30 से 60 km/h तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कार की बात हो रही है, और ये कार जो है उसका मास दे रखा है हमको, कार का 1500 kg मतलब द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। और कार 30 से 60 स्पीड हो जाती है उसकी, तो मतलब पहली वाली स्पीड 30 km/h हो गई। अब स्पीड बढ़ के कुछ और हो गई, तो माना कि ये कुछ स्पीड बढ़ के जो हुई है उसको मैं v कह देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। तो ऐसा हुआ है। तो बोला कि ऐसा होने में टोटल वर्क कितना करना पड़ा होगा इसके इंजन को। तो देखो यहाँ पे ये पहले से मूविंग कंडीशन में है और उसके बाद भी मूविंग कंडीशन में। इसका मतलब यहाँ पे भी इसके पास एनर्जी रही होगी, यहाँ पे भी एनर्जी रही होगी, और अब ये एनर्जी दोनों का डिफरेंस जो होगा वही इसकी टोटल एनर्जी में चेंज हुआ आया होगा, और वर्क एक्चुअली में होता क्या है, एनर्जी के बराबर ही होगा। तो वर्क निकालने को बोला है तो हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे और एनर्जी को ही क्या बोल देंगे, वर्क। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, अभी मैं बताऊँगा लास्ट में, कि मास केजी में है, बिल्कुल मास की ऐसा यूनिट केजी ही होती है द्रव्यमान की। तो यहाँ पे वेग जो है वो किलोमीटर/h में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो इसको चेंज करते हैं कि u जो है वो 30 किलोमीटर/h है, तो हमें पता है 10/36 या 1000/3600 करते हैं, तो 2 0 कट जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अब इसको काटो, तो ये देखो 3 से काटना ठीक रहेगा, ये 3 2, तो ये आपका कितना हो गया देखो। तो आप इसको और काट सकते हो, कैसे, देखो इसको 4 से काटो 3, फिर इसको भी 4 से काटो 5 5, तो ये 25/3 हो गया। अब ये मीटर पर सेकंड में आ गया। क्लियर है भाई, काटना आता है भाई, सिंपल सा है, 25/3। अब देखो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डबल ही तो है, तो ये इसका v भी जो है इसका डबल कर दो ना, तो ये हो जाएगा डबल होते ही 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन से बच गए हम थोड़ा सा।
तो ये आपका मीटर पर सेकेंड। तो v और u दोनों निकाल दिया पहले हमने। अब हमको देखो जो वर्क होगा, मतलब कार्य जो पूछा है हमको, वो आपका क्या होगा, इन दोनों के एनर्जी में, एनर्जी कौन सी, क्योंकि मूविंग कंडीशन में है तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर बोले तो गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे मैं दोनों मीडियम में लिख देता हूँ कि पहले एक बार लिख देता हूँ डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब हिंदी में भी लिख लेता हूँ गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा के अंतर या परिवर्तन, एक ही बात है, अंतर के बराबर होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, अंतर मतलब पहले कितना था बाद में कितना है, उन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ठीक है, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं हम, देखो क्या वो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब फाइनल मतलब बाद की, इनिशियल मतलब पहले की, इन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या होगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना, तो मैं एक काम करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो आपकी हो जाएगी हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे क्योंकि अंतिम वेलोसिटी अंतिम के लिए निकाल रहे काइनेटिक एनर्जी, इसलिए वेग भी अंतिम लेंगे, वेलोसिटी भी क्या लेंगे, अंतिम। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ m, तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा 1500, और v² मतलब 50/3 इंटू 50/3, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 3 से आप इसको काट सकते हो, ठीक है, उसके बाद 3 से तो और नहीं कट रहा है, ये 2 से ज़रूर कट रहा है, 2 से इसको काट 250 सॉरी। ओके, अब देखो ये 5 5 25 25 625 मल्टीप्लाई ओके, और जीरो कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपका 625,000 मतलब 6,25,000 जूल, क्योंकि ये एक एनर्जी है, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब मैं निकाल लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, वो अब हाफ mv² नहीं होगा, u² होगा। क्यों, प्रारंभिक के लिए वेग भी प्रारंभिक लेंगे या इनिशियल वेग लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, तो हाफ m की वैल्यू 1500, v² देखो इस बार 25/3 इंटू 25/3, 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाई। अब वही काम, देखो इतना चलो कर लेते हैं, देखो 500 हो गया, और काट सकते हैं इसको 250, तो ये आपका कुल मिला के कितना होगा, देखो और कुछ कट रहा है क्या, कि अप्रोक्सीमेट ये आपका हो जाएगा 250 25 इंटू 25, देखो 25 इंटू 25 करेंगे, फिर 25 से करेंगे, तो ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा हमको करना ही पड़ेगा। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 15,6,2/3, ये मैंने रफ में कर लिया है। आप करोगे तब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना 250 25 25 को दिया आएगा, नीचे 3 चल ही रहा है। अब हमारा वापस इसमें पुट कर लेते हैं दोनों, तो वर्क हो जाएगा आपका कुल मिला के फाइनल कौन सा है, ऊपर वाला, तो 625 30 माइनस 156,250/3। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एलसीएम लेके जो आंसर आएगा दोनों का डिफरेंस वो आएगा 15/6250। ये आप ये क्या आएगा, जूल में आंसर आएगा, ये आपका वर्क हो गया। तो इस तरीके से करेंगे। कैलकुलेशन करना आता है भाई आपको, ये एलसीएम लेना मैं नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे साइंस का कंसेप्ट सिखाया जाएगा। देखो आगे एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। देखो, तो फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground given g is this। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई उठाया गया है, तो उस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन करो, साथ में g की वैल्यू हमको 9.8 लेनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं हम ऊपर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान मतलब मास दे रखा है 10 kg, और g की वैल्यू इन्होंने बोल दिया है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है। अब ये कितना ऊपर उठाया है इसको, वो दे रखा है 6 मीटर। तो ऐसा करने पे हमको बोला कितनी
एनर्जी क्या बोला है कि कितनी ऊर्जा विद्यमान हो जाएगी इस वस्तु के अंदर ऐसा करने से। तो देखो यहाँ पे हमको पता है जब हाइट पे जाते हैं तो ऊर्जा जो होती है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा नहीं बोल, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा भी एक ऊर्जा का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया स्थितिज ऊर्जा, खाली ऊर्जा बोल दिया। तो अपन को तो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा वाला ही लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी mgh वाला। तो m की वैल्यू 10, 9.8 और h मतलब यहाँ पे हाइट है, हाइट कितनी है 6। अब इसको आप आगे सॉल्व करो। तो ये आपका कितना आ गया 5, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई क्या, देखो यहाँ पे हाँ 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 588 ये आपका जूल हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका 11.6। देखो इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, गिवन g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करो, और दिया गया है कि g का मान हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। देखो यहाँ पे भी वही कहानी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मास दे रखा है हमको 12 kg, और हम क्या कर रहे हैं, एक हाइट पे ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर ले जा रहे हो, h हाइट पर ले जा रहे हो, तो हमको पता है कि एनर्जी तो mgh के बराबर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, EP, वो हमको दे दी है 480 जूल के बराबर, और g की वैल्यू बोल दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको बोला है कि हाइट निकालो कि कितना ऊपर ले गए होंगे हम इसको। सबसे पहले तो देखो हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh के बराबर। यहाँ से h पूछूं मैं अगर, तो E पोटेंशियल एनर्जी mg नीचे चला जाएगा, तो ये mg नीचे चला गया। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दे रखी है 480 के बराबर, और m की वैल्यू हमको दे रखी है 12, g की वैल्यू 10। जब इसको कट करोगे 4 आएगा आंसर। ये अब क्योंकि ये हाइट है तो ये आंसर मीटर में आएगा, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो ये देखो एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे से आपको क्या याद रखना है कि मास जो होता है, जिसको हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, उसकी SI यूनिट जो होती है वो हमेशा केजी होती है, किलोग्राम, ना कि ग्राम। ग्राम कभी नहीं होती, केजी। अगर ग्राम में दे रखी है तो 1000 से डिवाइड करके उसको केजी में लाएंगे, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर बोले कि टाइम, समय, उसकी SI यूनिट होती है, तो ये हम पढ़ रहे क्या है, SI यूनिट। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में है नहीं। टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, ना कि मिनट और आवर, सेकंड होती है, ठीक है। और हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस मतलब दूरी, इसकी SI यूनिट होती है मीटर, ठीक है भाई, ना कि किलोमीटर। मीटर होती है, क्या होती है, मीटर। ओके, और कुछ बात करें, और हमने जो जो पढ़ लिया है, वर्क मतलब कार्य, उसकी SI यूनिट होती है आपकी जूल। वर्क कार्य की भी जूल होती है, और ऊर्जा की भी क्या होती है, ऊर्जा मतलब एनर्जी, उसकी भी सेम होती है भाई। फिर बात करें बल, फोर्स, उसकी SI यूनिट होती है न्यूटन, जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
और भी कुछ है जैसे कि वेग, वेलोसिटी, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अगर बात करूँ त्वरण मतलब एक्सलरेशन, उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मेन बता रहा हूँ आपको जो बार बार यहाँ पे काम में आते हैं, और तो बाकी और भी बताऊँगा। जैसे अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका पावर आएगा, शक्ति, उसकी एसआई यूनिट होती है वॉट, ठीक है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए। तो ये इतना है। और देखो कुछ यूनिट कन्वर्जन बता देता हूँ जो काम आते हैं। सबसे पहला कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो गुणा करते हैं, अगर इसमें चेंज करना है तो गुणा करते हैं 5/18। अरे वो वहीं से आया, 1000/3600 करोगे तो काटोगे तो 5/18 ही आएगा, ये है ना, गुणा करते हैं ऐसे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। फिर और बताऊं, अगर 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है, ये भी हमें बार बार यूज़ में आता है। फिर 1 घंटा जो होता है वो 3600 सेकंड के बराबर होता है, ये तो पता ही है। 1 मिनट या वो 60 सेकंड होता है, या 1 आवर जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। और अगर बात करें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी काम में आ सकता है, ठीक है। और मिलीमीटर, 1 mm मिलीमीटर जो होता है 10⁻³ मीटर होता है। एक माइक्रोमीटर, मिली माइक्रो, एक 10⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, तो यूँ तो पूरी टेबल होती है। ये देखो मेन बता दिए मैंने। जैसे क्या कि एक होता है बड़ी बड़ी यूनिट में डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, इस तरीके से चलता है। और छोटी यूनिट में चलता है डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, इस तरीके से चलता है। डेका का मतलब 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 डेसी -1, इसको सब पावर को सिर्फ माइनस में लिखना है और कुछ नहीं। जो प्लस में हमने इधर लिखी है ना, 6, 9, 12 और 15। तो ये काम कैसे करता है सुनना। जैसे आपको अगर पूछे कोई कि 1 मेगा जूल में को जूल में चेंज करना है, तो आप यहाँ पे सीधा देखो मेगा के आगे कितना लिखा हुआ, 10⁶, ये जूल हो जाए सिंपल से। जैसे ये किलो है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हमें पता है, 1000 मीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तो देखो यहाँ से भी सेम आ रहा है। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।